हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक छोटी सी एनबीएफसी कंपनी के बारे में। इसका कुछ खास रिजल्ट तो आया नहीं है, बट ये क्या है, हम जैसे पिछले 7-8 क्वार्टर में इसने बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई थी और बहुत ही अच्छा काम किया था। अगर कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम है स्पंदना स्फूर्ति। अब ये क्या करता है कि वही एनबीएफसी है, जाके ये छोटी जगह पर लोन्स डिस्पर्स करने का काम करता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो छोटा सा ही मार्केट कैप है, कुछ 4600 करोड़ का पूरा कंपनी है। अब देखो, अब हम आगे की कहानी करने से पहले थोड़ी सी इसकी इसका पास्ट समझ लेते हैं, क्योंकि आज कहानी में कुछ कुछ बहुत इन्होंने तगड़ा काम तो किया नहीं है, काम खराब ही हुआ है ना। तो पहले समझ लेते हैं इनका हिस्ट्री क्या रहा है। देखो, इनका इनका करीबन FY 22-23 में देखोगे तो इनकी तो एसेट क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। मतलब ग्रॉस एनपीए नंबर करीबन करीबन 18-20% के आसपास पहुंच गया था। मतलब आप देखो, अगर आपका 100 रुपए का आपने लोन दिया है, उसमें से 20 रुपए का आपके पास तो ईएमआई नहीं आ रहा है, तो मतलब आपका एसेट क्वालिटी बहुत ही मतलब बुरे लेवल पे था। वहां से आपने ये कुछ एआरसी को बेचा, कुछ पे इम्प्रूवमेंट किया, सब कुछ साफ सफाई किया, साफ सफाई करके अभी अपना वापस से कहानी स्टार्ट कर रहे थे, है ना। तो ये इनके लिए बहुत अच्छी चीज थी, और पिछले 7-8 क्वार्टर इनके लिए बहुत ही बढ़िया गए। मैनेजमेंट गाइडेंस देके चलता था कि 35% से हम अपना लोन बुक ग्रोथ करेंगे, जो एयूएम ग्रोथ है वो 35% का रखेंगे। और 35 से ओवर डिलीवरी करता था, 40%, 45%, 50% की भी इन्होंने एयूएम ग्रोथ दिखाई है। तो वहां पर कभी भी इनको दिक्कत नहीं आ रही थी, और अच्छी एसेट क्वालिटी मेंटेन करते हुए चल रहे थे। एकदम बढ़िया कलेक्शन एफिशिएंसी 99.67 की कलेक्शन एफिशिएंसी थी। ग्रॉस एनपीए नंबर भी बहुत बढ़िया थे, कुछ 1.5 ग्रॉस एनपीए था। 0.4 हमारा नेट एनपीए था। मतलब ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट सारी कहानी खराब हो गई इस क्वार्टर में। अब देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। इसीलिए देखो, इसीलिए हमें हर बिजनेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आप कभी भी आज की डेट में आप ये बोल के नहीं बच सकते भाई हम लॉन्ग टर्म निवेशक है, हमने आज ये बिजनेस कर लिया, अब हमने 10 साल तक छोड़ दिया। अरे उसको आपको हर क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा। आप बैठ के धंधा चला नहीं रहे हो, आपको हर क्वार्टर में उस धंधे को ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसमें क्या हो रहा है। अब देखो, ये बिजनेस पिछले 7-8 क्वार्टर से बहुत बढ़िया कर रहा था। अब इस क्वार्टर में इसने सारा ही काम खराब कर दिया, है ना। और इसके बाद मैनेजमेंट से जब बात हुई कॉन कॉल में, तब मैनेजमेंट बोलता है कि अब ये वाली जो हमारी करंट प्रॉब्लम है, ये वाली प्रिवेल करेगी नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के लिए। अब 3-4 महीने का मतलब हो गया, ये वाला क्वार्टर भी गया, मतलब इस वाले क्वार्टर में भी कुछ नहीं आएगा। जो 35% का ग्रोथ गाइडेंस था वो एकदम खत्म ही हो गया। मतलब क्या ही बोले। अब अभी चलो देख लेते हैं क्या हुआ। देखो, जैसे हमने देखा था Q1 जनरली फाइनेंशियल के लिए थोड़ा सा स्लगिश रहता है, थोड़ा सा लीन क्वार्टर रहता है, वहां पर इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। तो सेम केस इनके साथ भी है, इनके साथ भी इनका Q1 बहुत अच्छा रहता नहीं, हिस्टोरिकली भी बहुत अच्छा नहीं रहा। कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें वाई लेवल पे अच्छे नंबर देखने को मिलने चाहिए थे, बट वो नहीं मिले। क्यों? उसके तीन मेन रीजन है। दो तो हर कंपनी के साथ हुआ, हर कंपनी के साथ हुआ। पहला क्या है? इलेक्शंस। अब पूरे कंट्री वाइड जब आपके इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपके 101% बात है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा ही होगा। कि भाई आपको इलेक्शन की वजह से, जैसे इनके इनके बहुत ज्यादा रीजनल एम्प्लॉयज थे, कि भाई जो गांव गांव में से उठा उठा के ये लोग लेके आ रहे थे, तो उनको छुट्टी देनी पड़ी। थोड़ी सा उसकी वजह से फर्क पड़ा। आपको आपके इलेक्शन के टाइम पे थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से फर्क पड़ता है। लोग बाग बहुत ज्यादा फोकस नहीं होते अपना उस टाइम पे बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है। जब भी अनसर्टेनिटी होगी तो कोई भी आपका बिजनेस एक्सपैंड करने का नहीं सोचेगा, या कुछ नया कुछ करने का नहीं सोचेगा। इसकी वजह से थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ठंडी रहती है। तो इस वजह से इलेक्शन के टाइम पे वैसे दिक्कत आती है। बट ये तो पूरी कंट्री में हर एनबीएफसी, हर बैंक, हर एक इंस्टीट्यूशन को आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। कोई भी अगर प्रॉब्लम इंडस्ट्री के ऊपर होती है, तो वो एक ट्रांजिशनरी प्रॉब्लम होती है, वो निकल जाती है। जनरली जनरली ऐसा ही होता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत डिस्टर्बिंग ही नहीं हो गया, है ना। तो ये एक ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं था जिसके पीछे बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़े। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? हीट वेव। भाई इतनी भयंकर गर्मी पड़ी इस बार तो सारे, भाई रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से लोग बाग बाहर कम निकलते हैं, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। इसकी वजह से आपका डिस्बर्समेंट भी थोड़ा कम आता है। तो ठीक है, वो सारी चीजें भी ठीक है, ओके, एक्सेप्टेबल। कि ये हर एनबीएफसी के साथ हो रहा है, हर बैंक के साथ हो रहा है, हर इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है, तो ये आपके साथ भी होगा। तो कोई आपको अलग से तो हो नहीं कि आपके साथ नहीं होगा। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक है, चलो ये वाली प्रॉब्लम तो हर कंपनी के साथ आ रही है, आपके साथ भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं इनका थर्ड मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा क्वार्टर का रिजल्ट ही खराब हो गया। इनके इनका क्या है? बहुत ज्यादा जोग्राफिकल कंसंट्रेशन है। अगर अभी भी हम बात करें, ये अपना कंसंट्रेशन मतलब डाइवर्सिफाई कर करके भी अभी इतना ही डाइवर्सिफाई कर पाए कि इनका जो टॉप 4 स्टेट्स है ना, टॉप 4 स्टेट्स हैं, वो अभी भी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं ईयू में।
अब क्या हुआ, इन 4 स्टेट्स के ब्रांच मैनेजर जो है ना, ब्रांच मैनेजर पे इतना ज़्यादा वर्कलोड था कि इनको बहुत ही ज़्यादा आइटरेशन देखने को मिला। आइटरेशन क्या है कि भाई ये लोग कंपनियाँ छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। जो इनके ब्रांच मैनेजर हैं, वो स्पंदना स्फूर्ति को ही छोड़ के जा रहे हैं। तो ये अल्टरेशन रेट बहुत ज्यादा देखने को मिला। इसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ही अफेक्ट हो गया। अब क्या होता है, ब्रांच मैनेजर के हाथ में सारा का सारा काम है इनके पास, कि वो कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखेगा, वो लोन डिसबर्समेंट भी देखेगा, वो बैड लोन्स की सिचुएशन भी देखेगा, वो पूरी पूरी ब्रांच को मैनेज तो कर ही रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से वर्कलोड बहुत बढ़ गया और सारे मैनेजर इनके भाग गए। जो इनके टॉप 4 स्टेट्स वाले थे, वो भाग गए। वहां पर आइटरेशन रेट करीबन इनका रहा 10-11% के आसपास का। तो जब आपका इतना ज्यादा आइटरेशन रेट रहता है, तो आपका सारी कहानी खराब हो जाती है। जब आपका एकदम एकदम ब्रांच का टॉप में जो बंदा बैठा है, जो ब्रांच मैनेजर बैठा है, जो नीचे वाले सब लोगों को मैनेज कर रहा है, वही उठ के भाग जाएगा, तो आपका काम खराब ही होगा। इसकी वजह से आप देखो कि इनकी एसेट क्वालिटी भी खराब हुई। तो ये था इनका मेन प्रॉब्लम, जो इनको बाकी सारी एनबीएफसी से डिफरेंशिएट करता है। भाई बाकी दो प्रॉब्लम तो पूरी इंडस्ट्री में हर कंपनी के लिए सेम है। यहाँ पर ये स्पंदना कोई दिक्कत आ रही है, ये स्पंदना कोई दिक्कत आई। तो इसकी वजह से हम देखेंगे इनका एसेट क्वालिटी खराब हो गया। अब जब भी आपका एसेट क्वालिटी खराब हो जाता है, आप कहते हो भैया रुक जाओ। हमारी पहले भी हिस्ट्री खराब रही थी, हमारा ग्रॉस एनपीए नंबर 20% के आसपास पहुंच गया था। अभी आप रुक जाओ, अब हम पहले सुधारेंगे एसेट क्वालिटी। अब आप जब एसेट क्वालिटी सुधारने में लग जाते हो, तो आप क्या करते हो कि अब भाई आप कलेक्शंस पे ध्यान दोगे, आप डिसबर्समेंट थोड़ा रोक दोगे, आप लोन बुक ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आपका जो एयूएम ग्रोथ है वो आता ही नहीं है। एयूएम ग्रोथ नहीं आता, तो आपको पैसा तो जो पी मल्टीपल मिल रहा था या पीबी मल्टीपल मिल रहा था या अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा था, वो सिर्फ इसी वजह से तो मिल रहा था कि आप अच्छी लोन बुक ग्रोथ दिखा रहे हो, आप अच्छा एयूएम ग्रोथ दिखा रहे हो। अब आपका वही वाला मैट्रिक पूरा का पूरा हिल गया। अगर हम बात करें अगर हम बात करें जो इनकी जो एसेट क्वालिटी खराब हुई, अब इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने 2-3 स्टेप्स उठाए। पहले तो क्या किया, एक तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा दी। बेंच स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि भाई जो आदमी आपके पास, आपने उसको हायर कर रखा है बट किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिप्लॉय नहीं कर रखा, मतलब अभी आपने उसको कुछ काम नहीं दे रखा, वो आप ही का एम्प्लॉय है, बट वो बेंच पे बैठा हुआ है। जब उसका रिक्वायरमेंट आएगा, तब उसको हाँ आप ऑनबोर्ड करोगे और किसी ना किसी प्रोजेक्ट में किसी ना किसी काम में लगा दोगे। तो उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाई क्यों, क्योंकि इनको पता चल रहा है भाई लोग बाग भाग भाग के जा रहे हैं। तो आप प्रिकॉशनरी मेजर पे आप अपना बेंच को और स्ट्रॉन्ग करो, और ज्यादा लोग बिठाओ, जिससे आगे चल के कोई भी दिक्कत आए तो आपके ऑपरेशन अफेक्ट नहीं हो, आपका कलेक्शन अफेक्ट नहीं हो, आपकी डिस्पर्सल इफेक्ट नहीं हो, आपकी लोन बुक ग्रोथ अफेक्ट नहीं हो। अब ठीक है, एक काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, न्यू टू क्रेडिट मतलब जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जो एकदम नए नए लोग हैं, जिनके पास कोई कोई मतलब कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है, मतलब जो पहली बार जिंदगी में लोन लेना आए, उनको लोन देना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि जो आदमी का आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, उस आदमी को आप कैसे असेस करोगे कि ये मेरा लोन रिटर्न करेगा या नहीं रिटर्न करेगा। भाई एक क्रेडिट हिस्ट्री वाले के पास तो एक सिबिल होगा ना, वो सिबिल आपको बताएगा। अगर भाई बिलो 600 सिबिल है, तो मतलब ये भाई डिफॉल्ट कर जाता है, कंसिस्टेंट नहीं है अपनी ईएमआई पे करने के साथ, सारी चीजें। अगर वही सिबिल 800 से ऊपर है, तो एकदम बढ़िया प्रिस्टीन क्वालिटी ऑफ कस्टमर है, हर बार अपना टाइमली पेमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हमें पता चलता है। तो क्रेडिट हिस्ट्री हमारे पास एक एक मेट्रिक तो लेके आता है कि भाई ये कस्टमर किस तरीके का है। जो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर है, उसमें तो आपके पास कोई कोई मेट्रिक ही नहीं है कि इस आदमी को कैसे असेस करो, कितनी यील्ड पे लोन दो। और जब आपकी एसेट क्वालिटी ऑलरेडी खराब हो रही है, तो आप ज्यादा रिस्क वाला लोन क्यों ही देना चाहोगे। तो इसीलिए न्यू टू क्रेडिट कस्टमर को लोन्स देना, डिस्पर्स करना बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया, एक अपना जो भी इनके एकदम पिन पॉइंट लोकेशंस थी, जहां पर बहुत ज्यादा एनपीएस आ रहे थे, वहां पर अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी पे और ज्यादा ध्यान दिया, और वहां पर नया डिस्बर्समेंट करना एकदम बिल्कुल ही कम कर दिया, खत्म नहीं किया, कम कर दिया। इसकी वजह से आप देखो कि इनका डिस्बर्समेंट रेट भी काफी कम रहा इस क्वार्टर पे। अगर अब हम नंबर्स की बात करें, अगर हम नंबर्स, अच्छा उससे पहले एक लास्ट जो एक इनका आइटरेशन वाला पॉइंट था, जो बेंच स्ट्रेंथ के इंक्रीज करके और ब्रांच मैनेजर के रेजिग्नेशन वाला पॉइंट है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रांच मैनेजर के रेजिग्नेशन के लिए इन्होंने क्या किया, एक अपना आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से ब्रांच मैनेजर के ऊपर लोड थोड़ा सा कम हो जाता है। वो क्या है, मतलब एक तरीके का आप सॉफ्टवेयर मान लो, जो हेल्प करता है ब्रांच मैनेजर को अपने सारे ऑपरेशन कैरी आउट करने में, और उसकी थोड़ी सी मदद करता है, जिससे उसका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो। और उसके वर्कलोड को डिवाइड भी कर दिया, जो ब्रांच मैनेजर से नीचे वाले लेवल वाले लोग थे, उनको भी वो थोड़ा बहुत जो वही काम था वो डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे ब्रांच मैनेजर का लोड कम हो और वो इधर उधर भागने की कोशिश ना करे, वो कंपनी के साथ ही जुड़ा रहे। अब आ जाते हैं नंबर्स पे। अगर अच्छा, उससे पहले हमने बात करी थी कि गाइडेंस कंपनी देती है 35% के आसपास का, उसके हिसाब से हमें नंबर्स देखने हैं।
AUM बढ़ा 32% ऑन अ YoY लेवल एंड डिग्रू कर गया 2% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, ठीक है। Disbursement were up 37% on a YoY level and down 42% on a quarter on quarter level। अब देखो थोड़ा बहुत इसमें वो भी है कि हमारा Q1 थोड़ा सा लीन रहता है, थोड़ा सा स्लगिश रहता है, इस वजह से भी थोड़े से डिस्बर्समेंट डाउन है, बट इतना डाउन नहीं आने चाहिए थे। आप देखो ना, आपका AUM ही घट गया भाई, आपने मतलब क्या ही किया। अगर आपका AUM क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे घट गया तो बहुत ही बुरी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे AUM तो बढ़ना ही चाहिए था, चाहे कितना ही स्लगिश क्वार्टर हो। AUM घटने का तो मतलब आपकी लोन बुक ही कम हो गया। तो ये बिल्कुल मतलब कुछ बहुत बढ़िया भी नहीं रहा, है ना। और अगर अभी हम बात करें करंटली इनका AUM साइज क्या है, तो ये रहा 12,000 करोड़ के आसपास का इनका AUM है, जो Q4 FY24 में। और इनका गाइडेंस था 35% का। तो 35% का गाइडेंस का मतलब है करीबन 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 इनको 4200 करोड़ रुपीस के आसपास का AUM एडिशन करना था। तो करीबन इनको 16,000 करोड़ के आसपास पहुंचना था। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोल दिया कि भैया ये ईयर हम क्लोज करेंगे करीबन करीबन 14,000 करोड़ रुपीस के आसपास। तो इनका गाइडेंस भी मीट नहीं हुई, गाइडेंस भी घटा दी एक तरीके से। मतलब जो हमारी 35% का ग्रोथ गाइडेंस था, उससे ऊपर डिलीवर करते थे, 40% की ग्रोथ डिलीवर करते थे, उसको इन्होंने घटा के कर दिया, उसको इन्होंने घटा के कर दिया कितना, करीबन करीबन 20%। मतलब बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो गया। आपने गाइडेंस भी कम कर दिया, लोन बुक ग्रोथ आ नहीं रहा, AUM ग्रोथ आ नहीं रहा, डिस्बर्समेंट ग्रोथ आपका कम हो रहा है, पैट हम आगे चल के देखेंगे वो भी घट गया। पर चलो पैट की बात कर लेते हैं। अगर पैट की बात करें तो पैट गिर गया 53% ऑन YoY लेवल और 57% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। मतलब बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो गई आपकी, है ना। अगर हम टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें, अच्छा एक ब्रांचेस में भी इनके दो सेगमेंट है, एक तो है इनकी वीकली ब्रांचेस, एक है इनकी मंथली ब्रांचेस। तो इन्होंने 2 क्वार्टर पहले एक स्कीम स्टार्ट करी थी जिसमें ये अपना कलेक्शंस को वीकली ले जाना चाह रहे थे। अब इनको चीज क्या समझ में आ रही थी कि जैसे सपोज इन्होंने किसी किसी किराने वाले को लोन दिया जो जो डेली डेली गुड्स बेच रहा है, तो उससे तो ये लोग वीकली कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो एवरी डे का कुछ ना कुछ सेल है, कुछ ना कुछ सेल है। अब जैसे सपोज इन्होंने किसी दूध वाले को पेमेंट कर दिया, दूध वाले को इन्होंने लोन डिसबर्स कर दिया, तो उसका तो दूध एवरीडे बिक रहा है। अब एवरीडे बिक रहा है तो उसके पास एवरीडे कैश फ्लो भी जनरेट हो रहा है। तो अगर उसके पास एवरीडे कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो आप अपनी EMI मंथली करने की बजाय वीकली कर लो, जिससे आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़े, आपका उस अकाउंट पे थोड़ा रिस्क भी कम हो जाए और सब कुछ बढ़िया रहे, और उससे भी आप पैसा उठा लोगे तो आपका पैसा भी जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो इन्होंने एक वीकली मॉडल स्टार्ट किया था। तो अब हम देख लेते हैं इनका वीकली ब्रांचेस का कैसा एक्सपेंशन है, वीकली AUM कितना हो गया है, और मंथली ब्रांचेस का क्या एक्सपेंशन है। अगर मैं टोटल ब्रांचेस की बात करूं तो टोटल ब्रांचेस बढ़ गई 1642 से 1665, मतलब 1642 ब्रांचेस से बढ़ के 1665 ब्रांचेस, 1642 ब्रांचेस से बढ़ के 1665 ब्रांचेस हो गई ऑन क्वार्टर लेवल। तो ये ब्रांच ब्रांच भी ब्रांच का जो एक्सपेंशन रेट है ये भी धीरे घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि हमारा ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर खराब हो गया, एसेट क्वालिटी खराब हो गया। जब आप एसेट क्वालिटी खराब हो गया तो सिर्फ आप फोकस करते हो अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने में। आप जो आपके पास मार्केट में दिया हुआ पैसा है उसको वापस रिकवर करने में फोकस करते हो। अगर हम थोड़ा सा सेगमेंटेशन कर दें कि भाई वीकली कितनी बड़ी, मंथली कितनी बड़ी, तो हमें पता चलेगा वीकली ब्रांचेस में तो उन्होंने 5 ब्रांच ऐड करी है और वो टोटल पहुंच गया है 434 पे, और मंथली ब्रांचेस पहुंच गई हैं 1231 ब्रांचेस पे। और अगर AUM की बात करें तो अब वीकली ब्रांचेस के AUM पहुंच गया है 25% के लगभग लगभग। अगर अगर हम बात करें इनकी कलेक्शन एफिशिएंसीज की, तो वो वहां पर तो सबसे मेजर हिट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि हमारा एसेट क्वालिटी खराब हो गया। एसेट क्वालिटी का खराब होने का मतलब क्या? आपकी कलेक्शंस कम हो गए। कलेक्शन अगर हम देखें तो वो हिट हुआ है 99.3%। जो उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी थी Q4 में, वो घट के रह गई है अब 97.5% ऑन क्वार्टर बेसिस। अब जो इनकी अच्छी चीज हुई है वो भी देख लेते हैं। अगर इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करें तो वो लगातार नीचे आ रही है। क्यों? इसके दो दो मेन फैक्टर है। एक तो क्या है कि अपना बोरिंग मिक्स चेंज कर रहे हैं, ये बैंक से ज्यादा लेंड कर रहे हैं। अब बैंक के पास क्या होता है, चीप कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है। अब ये NBFC, इनके पास कोई कासा अकाउंट तो है नहीं, बैंक के पास कासा है, तो बैंक इनको थोड़ा सस्ते रेट पे पैसा दे देता है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे इनका बैंक से बैंक से पैसा उठाने का पोर्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आता जाएगा।
उसके ऊपर से क्या हुआ, इनको लास्ट क्वार्टर में भी एक रेटिंग अपग्रेड मिला था और इस क्वार्टर में भी 2 रेटिंग अपग्रेड मिल गए। तो उससे क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है बैंक के सामने। तो आप बैंक को जाके कह सकते हो कि भैया देखो, इस रेटिंग एजेंसी ने मेरे को रेटिंग अपग्रेड दिया है, तो अब आप जो मेरे को इंक्रीमेंटल पैसा दे रहे हो, जो मेरे को आप इंक्रीमेंटल पैसा दे रहे हो, वो आप मेरे को दो एक कम इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि अब मैं ज्यादा क्रेडिबल बोरोअर हूँ। अब जैसे आपका एक सिबिल स्कोर होता है, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा, अगर आपका सिबिल स्कोर ज्यादा है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप मान लो कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक एनबीएफसी का सिबिल स्कोर है। अब जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होगी, उतना कम इंटरेस्ट पे एक एनबीएफसी को लोन मिल पाएगा। तो अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ रही है, इसका मतलब आपका सिबिल स्कोर बढ़ रहा है, सिबिल स्कोर बढ़ रहा है मतलब आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। तो इनको पिछले क्वार्टर एक रेटिंग एजेंसी से अपग्रेड मिला था, इस बार 2 रेटिंग एजेंसी से अपग्रेड मिला, और थोड़े से यील्ड बढ़े। अब यील्ड थोड़े से बढ़े, कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ी सी कम हुई, तो आपको देखा निम्स निम्स में आपका एक्सपेंशन आया। निम्स आपके एक्सपैंड हो गए 91 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.9% से एक्सपैंड हो गए ऑन वाई लेवल, और अब पहुंच गए 15.2%। 15.2%। बट फिर वापस वही कहानी करनी पड़ेगी हमें कि भैया आपके निम्स एक्सपैंड हो गए, क्रेडिट रेटिंग अपडेट मिल गया, बट आपकी लोन बुक ग्रोथ नहीं आई और एसेट क्वालिटी खराब होगी। ये सबसे मेन जो दो चीजें थी वो आपकी गलत गई। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें, तो ग्रॉस एनपीए नंबर बढ़ गया 1.5% से 2.6% ऑन क्वार्टर बेसिस। मतलब 1.1% का इंक्रीज आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, मतलब बहुत ही एकदम से शार्प इंक्रीज आया ग्रॉस एनपीए में। सेम चीज देखने को मिलती है हमें नेट एनपीए में। नेट एनपीए नंबर बढ़ गया 0.3% से 0.53% ऑन क्वार्टर बेसिस। और इन्होंने प्रोविजन कवरेज अपना फिर भी 80% पे मेंटेन कर रखा है। अब देखो क्या है, आपका जो आपका जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए वो बढ़ गया एकदम से, और आपने पीसीआर को मेंटेन रखा। इसका मतलब क्या किया आपने, ज्यादा प्रोविजन किए। ज्यादा प्रोविजन किया, इसका मतलब प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। मतलब आपका पैट में से वो पैसा निकला है। जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अब आपने ज्यादा पोर्शन निकाला प्रोविजन के नाम पे, जिससे आपको पैट में डिग्रोथ देखने को मिला है। जो हमने पहले देखा था कि भाई 53-57% से पैट घट गया था, वो इसीलिए घटा क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हुई, तो आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ा सेम लोन्स के लिए। तो ज्यादा प्रोवाइड किया, इसकी वजह से आपका पैट घट गया। अगर हम देख लें कि नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा 4% ऑन क्वार्टर लेवल, 46% ऑन वाई लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हमारा 8% ऑन क्वार्टर लेवल, 52% ऑन वाई लेवल। इसका मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मिली, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। मतलब कॉस्ट टू इनकम आपका नीचे आया। अगर कॉस्ट टू इनकम की बात करें, तो 44% से घट के 40% आ गया ऑन क्वार्टर लेवल। तो मतलब बहुत ही बढ़िया बात है कि आपकी एफिशिएंसी तो बढ़ रही है। आप उतने ही पैसे में आप ज्यादा ज्यादा काम कर पा रहे हो, ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हो। बट फिर वही बात आई है, हमारा एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है एक फाइनेंशियल में, एसेट क्वालिटी, वो खराब हुआ। प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन देखो, यहाँ पर हमने देखा था पीसीआर मेंटेन रहा 80% पे, तो आपको प्रोविजन ज्यादा करना पड़ा हुआ। और कितना ज्यादा करना पड़ा देखो, प्रोविजन बढ़ गया 6.5 टाइम्स, परसेंट बिंग टाइम्स, मतलब 6 गुना हो गया, 6.5 गुना हो गया प्रोविजन ऑन अ वाई लेवल। और 1.25 टाइम्स, मतलब 125% का इंक्रीज आ गया ऑन क्वार्टर लेवल। क्यों? क्योंकि हमारी एसेट क्वालिटी खराब हो गई। तो मेन चीज यहाँ पर वही है कि एसेट क्वालिटी आपकी जब तक खराब रहेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको कलेक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपका डिस्बर्समेंट नहीं हो पाएगा, एयूएम ग्रोथ नहीं आएगा, आपको आपका धंधा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऑल इन ऑल मतलब बुरा ही रिजल्ट था, है ना। मैनेजमेंट ने कहा है कि एक ट्रांजिशनरी फेज है, बट अब ट्रांजिशनरी फेज, आप तो एक शेयर होल्डर हो ना। अब मैनेजमेंट ने तो आके बोल दिया कि भाई ये सारा सफाई करने में हमें 4 से 5 महीने लगेंगे, 4 से 5 महीने लगेंगे। और अगर ये थोड़ा सा भी टाइम और एक्सटेंड हो गया, 1 महीना तो इस वाले क्वार्टर का निकल ही गया, मतलब 5 महीने का मतलब 6 महीने निकल गए। 6 महीने निकल गए मतलब आपके 2 क्वार्टर तो वेस्ट हो गए। अब 2 क्वार्टर में इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगले 2 क्वार्टर में इनकी लोन बुक ग्रोथ नहीं आएगी, इनका एयूएम ग्रोथ नहीं आएगा, इनका डिस्बर्समेंट ग्रोथ नहीं आएगा। तो हमें इसको लगातार ट्रैक करते रहना है, ऐसा नहीं है इसको छोड़ना है। क्यों? ये कोई आजीवन खराब कंपनी तो बन नहीं गया है। इसको हमें लगातार ट्रैक करके देखना पड़ेगा कि भाई चीजें कैसे कैसे इंप्रूव हो रही हैं। और जब इंप्रूव होके मैनेजमेंट वापस गाइडेंस देना शुरू कर जाएगा 35% का, उसको ओवर डिलीवर करने लग जाएगा, जब वापस आपकी लोन बुक ग्रोथ 40-45% के आसपास की आ जाएगी, तो फिर ये वापस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो चलिए, यही थी कहानी स्पंदना स्फूर्ति की। काफी लंबा वीडियो बन गया, क्योंकि वही है कि मतलब एक अच्छा कंपनी जो पिछले 7-8 क्वार्टर से अच्छा कर रहा है, वो एकदम से आके एक क्वार्टर में पूरी की पूरी ऐसी तैसी भी कर सकता है। इसीलिए आपको बिजनेसेस को हर क्वार्टर लगातार ट्रैक करना ही पड़ेगा। आप ऐसा
माइंडसेट लेके नहीं बैठ सकते कि भाई मैंने आज ही कंपनी ले लिया, आज की डेट में एकदम बढ़िया कंपनी है और तो ये 10 साल तक अच्छा ही कंपनी रहेगा। मतलब आप एक एक स्ट्रेट लाइन खींच के नहीं निकाल सकते ना कि भाई स्पंदना स्फूर्ति 40% से ग्रो कर रहा था तो मैंने एक लाइन खींची 40% की और 10 साल तक मेरे को पता चल गया कि मेरा 20 गुना ग्रोथ हो गया 40% के हिसाब से। तो इस तरीके से शेयर मार्केट चलता नहीं है, इस तरीके से कंपनी काम नहीं करती। और बिजनेस है, बिजनेस हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन, हर महीने इवॉल्व हो रहा है और आप एक शेयर होल्डर हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कुछ बिजनेसेस में महीने टू महीना, कुछ बिजनेसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आपको लगातार हर चीज ट्रैक करते रहनी पड़ेगी। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी तो आगे आज 3 4 कंपनी और ट्रैक कर ही लेंगे।